हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म जीके विद मी पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सोशल साइंस की कुछ क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो 5 to 6 क्लासेस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपको करा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सोशल साइंस चंडीगढ़ पीआरटी सोशल साइंस के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो क्लास है ना, ये आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहने वाली है। चाहे वो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम है, चाहे DSSS है, चाहे आपका हरियाणा का एग्ज़ाम है, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी में ज़रूरी रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे इसमें राष्ट्रपति जी, उसके बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो जो इम्पोर्टेंट है, उन सबके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे आपका जो पॉलिटिकल टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा हिस्ट्री का टॉपिक। और क्लास को ना शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो आप जितना शेयर करोगे मेरा उतना ज़्यादा मन करेगा ज़्यादा क्लासेस बनाने का। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर भाग 5। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, आपकी जो कार्यपालिका है, उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ, कौन से आर्टिकल में किया गया है, कौन से भाग में किया गया है, कौन से अध्याय में किया गया। तो आपका जो संविधान का भाग 5 है, मैंने आपको बताया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, उसके अध्याय 1 में क्या मिलता है, अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख है, और इसके साथ साथ 52 से 78 तक के आर्टिकल में आपके कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति जी का नहीं, या कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कार्यपालिका आपके कौन से आर्टिकल्स में आती है, तो 52 से 78 में कार्यपालिका है, भाग 5 में कार्यपालिका है, और अध्याय 1 में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, आपसे पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके फैसले हैं सभी वो कौन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। और आपके जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी सलाह पर काम करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करते हैं। बस आपको यही याद रखना है। अब कई बार ना ऐसा पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है। ठीक है, तो आप क्या टिक करेंगे, आपके प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो कौन है, आपके राष्ट्रपति जी हैं। लेकिन अगर आपसे रियल में जो इसके जो हेड पूछे जाए, वास्तविक प्रमुख पूछे जाएंगे, तो आप क्या टिक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर टिक कर देंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में आपसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। तो आपका आर्टिकल 52 है, उसमें क्या मिलेगा, आपको राष्ट्रपति जी का उल्लेख मिलेगा। पता है, जब लास्ट में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ना पॉलिटिकल टॉपिक, जैसे टाइम मिलेगा मुझे, ठीक है, जो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं जितने भी आपके आर्टिकल है ना, वो सारे के सारे आपको लर्न करा दूंगी अच्छे से, और बिल्कुल मतलब ट्रिक से याद करा दूंगी कि आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, पर जो ज़रूरी होंगे बस वही पढ़ लेंगे हम। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में, तो आप ये सही पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो आर्टिकल 52 में आपके किसका जिक्र किया गया है, प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, यानी कि हमारे सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। पूरी की पूरी कार्यपालिका की शक्तियाँ इन्हीं में निहित होती हैं। ठीक है, वरना जो ये शक्तियाँ है ना, पावर्स हैं, ये एक तरीके से दिखावटी पावर है, क्योंकि ये किसकी सिफारिश पर काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर काम करते हैं। और ये किस में लिखा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बिल्कुल एज इट इज़ लिखी गई है। तभी ये किसके सिफारिश पर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो आपके देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब यहाँ पर इनकी योग्यताएं भी पूछ ली जाती है, इनकी आयु पूछ ली जाएगी, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये सब पूछा जा सकता है। तो इनकी योग्यताओं में ये भारत के नागरिक होंगे, साथ साथ इनकी जो आयु है वो क्या होगी, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो एज है ना वो कितनी है, 35 है, 35 है, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ ये लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते होंगे, यानी कि ना ये लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे, बस इनके पास में क्या होनी चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि ये क्या हो, मतलब लोकसभा का जो मेंबर है वो बन सके, ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन ये मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये मेंबर नहीं होंगे, लेकिन इनके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि क्या बन सके, लोकसभा के मेंबर बन सके। इसके साथ साथ ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम ये लाभ का पद क्या होता है,
लाभ के पद का मतलब वैसे तो हमारे संविधान में इसको नहीं लिखा गया है कि लाभ का पद क्या होगा, लेकिन फिर भी जैसे आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर है, जितने भी रैंक के अधिकारी हैं, चाहे आपका ग्रुप डी की पोस्ट पर भी क्यों ना बैठा हो, वो भी किस में काउंट होता है, आपके लाभ के पद में काउंट होता है। जैसे MLA है, MP हैं, ये सब लाभ के पद में नहीं आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सब किस में आएंगे, आपके लाभ के पद में आएंगे। चाहे आपको पंचायत का भी इलेक्शन लड़ना होगा ना, तो भी आपको इसके लिए गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए इलेक्शन लड़ पाएंगे। ऐसी कंडीशंस है हमारे यहाँ पर, ऐसा ही हमारे संविधान में लाभ के पद के बारे में बताया गया है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति जी है, इसके लिए ना कुछ निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं, यानी कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए ना कुछ प्रस्ताव लाया जाता है। तो जैसे 50 बंदे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, उसके लिए लिखित में लेकर आएंगे कि हाँ हमें ये जो इंसान है, ये राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में हमें खड़ा करना है, ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट है। इसके साथ साथ बस इतने से ही काम नहीं चलेगा, लिखित से ही काम नहीं चलेगा। उसके बाद 50 ऐसे इंसान होने चाहिए जो उसके लिए क्या लाए, अनुमोदक लेकर आए, ठीक है। 50 तो उसका नाम लिखेंगे और 50 उसको बिल्कुल ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिग्नेचर करके देंगे, ठीक है। तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि कितने प्रस्तावक होंगे और कितने अनुमोदक होंगे। तो टोटल 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, तो इनका टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो आपसे ये प्रस्तावक और अनुमोदक पूछे जा सकते हैं, कितने कितने होंगे, आपको क्या टिक करना है, 50 सदस्य आपके प्रस्तावक, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन इसमें वोट दे सकता है, तो ये सारी बातें भी हम इसमें जान लेंगे। एक बार हम पेज छोटा कर देती हूँ ताकि आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। सही हो गया अब तो, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें आपके जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, साथ साथ विधानसभा के सदस्य जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें इलेक्शन मतलब इलेक्ट करते हैं। जैसे वो वोटिंग जो होती है ना, एक तरीके से पर्ची वाला वोट होता है, तो उस तरीके से क्या करते हैं, वोटिंग होती है उनकी। और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, जो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति जी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति जी जिन्हें अपॉइंट करते हैं, वो इनके इलेक्शन में क्या नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जब इन पर महाभियोग लगाया जाता है तब ये 12 के 12 उसमें शामिल होते हैं। तो ये बात याद रखनी है, निर्वाचन प्रक्रिया में आपके लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, साथ साथ आपके स्टेट के जितने भी विधानसभाएं हैं उन सबके सदस्य आते हैं और इलेक्टेड आएंगे। इसके साथ साथ इसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात याद रखनी है। इनका जो मतलब जो इनका इलेक्शन है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होता है, आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि ये पद्धति क्या होती है। ये मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके पढ़ा रखी है अपने चैनल पर, पूरा का पूरा जो पॉलिटी है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया हुआ है। बट आपका ना इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पेपर का जो लेवल था ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल था। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये भी आपके पेपर के लेवल से ज़्यादा ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका लक होगा कि मेरा पढ़ाया वो आपके पेपर में आता है नहीं आता है, बट मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पेपर के लेवल से ज़्यादा ही पढ़ाया जाए और मैं आपको आपके पेपर से ज़्यादा लेवल का ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो इलेक्शन है वो निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो बस आपको ये याद रखना है, किससे होगा, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। किससे होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, ठीक है। ये याद रख लेना बस, इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको नीड नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये। इसके बाद में है गुप्त मतपत्र द्वारा, इसका क्या होता है, इलेक्शन होता है, यानी कि किसी को पता नहीं लगेगा। इसके साथ साथ इसमें ना न्यूनतम कोटा जरूरी है। अब ये न्यूनतम कोटा क्या होता है, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला सा है, दिए गए मतों की संख्या डिवाइडेड बाई राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो ये बस ऐसे ये न्यूनतम कोटा। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये जितने भी आपके प्रेसिडेंट हैं वो कब शपथ लेते हैं, आपके 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। इसके साथ साथ जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने भी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी, 25 जुलाई
22 में उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। और ये मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया था जब स्टैटिक जीके पढ़ाई थी कि यंगेस्ट हैं, साथ साथ ये ट्राइबल एरिया से पहली हैं और वोमेन ये दूसरी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए इनकी मृत्यु हो जाती है या ये त्याग पत्र दे देते हैं या इन पर महाभियोग लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब इनकी जो पोस्ट है ना वो खाली हो जाती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आगे कितने साल के लिए होगा, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो इलेक्शन है वो अगले 5 साल के लिए होगा। इनकी जो सैलरी है वो कितनी होती है, 5 लाख होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके तहत इसके बाद में जो आर्टिकल 59 है उसमें ये लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी में उनकी सैलरी जो है और उनके जो वेतन भत्ते हैं, जो साथ में और भी भत्ते मिलते हैं उन्हें उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये बात याद रखनी है, कोई कटौती नहीं होगी उनमें, उन्हें बढ़ाया जा सकता है लेकिन उन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो सैलरी 5 लाख है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 59 में क्या लिखा गया है कि वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। इसके साथ साथ इन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या दिलाते हैं, इन्हें शपथ दिलाते हैं। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को क्या देंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ जाए, तो ये त्याग पत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं। और ये काम किसकी सलाह पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काम करते हैं। इसलिए आपके देश में जितनी भी नियुक्ति होंगी, जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी, वो करेंगे कौन, वैसे तो वो राष्ट्रपति करेंगे लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं, ठीक है। तो जैसे पीएम जिसके नाम राष्ट्रपति जी को देंगे वो उन्हीं ही क्या कर देंगे, आगे अपॉइंट कर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देते हैं एक तरीके से। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, साथ साथ जो मिनिस्टर्स है, इसके साथ साथ आपका सीजीआई है, यूपीएससी के हेड है, कैग है, अदर हेड हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आपके जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। ये देश की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं है। स्टेट में आपके राज्यपाल नियुक्त करेंगे और आपके देश में कौन नियुक्त करता है, इन्हें राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे आपके देश में राष्ट्रपति जी काम करते हैं उसी तरीके से आपके स्टेट में राज्यपाल काम करते हैं। जब हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे तब राष्ट्रपति से रिलेट करके पढ़ लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप इतने मैच्योर तो होंगे, आपको इतनी पॉलिटी तो आती भी होगी, आपको अपने स्टेट के राज्यपाल के बारे में, अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में ये सारी बातें पता होंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ किसकी सलाह पर कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की परामर्श पर ही इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ही शब्द है ना, ये पहले नहीं था, ये 44 अमेंडमेंट से ऐड किया गया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ राष्ट्रपति को कहकर क्या लगवा दी थी, पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी थी। उसके बाद में सरकारों को ये लगा, मतलब इसके बाद जो सरकार आई उससे लगा कि हमें इसमें चेंज कराना चाहिए। इसमें इन्होंने ही शब्द को ऐड करा दिया, यानी कि अब वो किसकी सलाह पर काम करेंगे, पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है वो सभी जब इस पे राजी होंगे तभी क्या लगेगा आपके देश में। जैसे कोई भी काम होगा तो राष्ट्रपति अपनी पावर का यूज़ कब करेंगे, जब मंत्री परिषद का परामर्श होगा, तभी उस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो सत्र होता है, कोई भी सत्र शुरू होता है तो प्रथम सत्र को कौन संबोधित करेगा, आपके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसे संबोधित करते हैं। इसके साथ साथ संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाकर उसे क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। जैसे नई सरकार बनी है तो उसमें पहला अभिभाषण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। प्रथम सत्र को भी संबोधित कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये ना, अगर आपने जैसे सरकारें बनती हैं तब आपने कभी देखा हो तो टीवी पर जो राष्ट्रपति जी हैं उनका भाषण होता है, तो अभिभाषण देते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रथम स्तर को संबोधित करते हैं। साथ साथ आपके जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें भी कौन नियुक्त करते हैं, आपके प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये कौन से एरिया से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से, समाज सेवा से। तो ये 4 एरिया हैं, ठीक है। इनमें इनसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, तो ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें क्या होंगे, ये इन मेंबर्स को नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जो आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड है।
आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या जारी कर सकते हैं, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके देश में ना कुछ ऐसा चल रहा है, या सरकार नहीं है, या फिर भंग हो गया है कुछ, प्रेसिडेंट है, और उस समय में देश में लॉ बनाना जरूरी है, नियम बनाना जरूरी है, तो ये क्या लाएंगे, एक अध्यादेश लेकर आएंगे, यानी कि एक तरीके का लेटर लेकर आएंगे जिसमें सारे रूल्स लिखे होंगे। तो ना ये एक तरीके से ऐसे रूल्स को लागू कर सकते हैं। बाद में अगर संसद चाहे तो उसे लागू रहने भी दे सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकती है। तो आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे लिख कर ले लो, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जी को कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिल गया है, तो राष्ट्रपति जी के पास में आर्टिकल 72 के तहत ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अपराधी की सजा को बिल्कुल पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, मृत्यु दंड को भी कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे, मृत्युदंड कम तो कैसे होगा, माफ़ ही होगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं। बट जो उनका दंड होता है, कोई भी सज़ा होती है, उसको कम करने का भी प्रावधान किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये बात याद रखनी है, जितने भी आपके यहाँ पर जो डिफेंस से रिलेटेड है उनके क्या होंगे, ये यहाँ पर सर्वोच्च कमांडर होंगे। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के पास में कौन सी पावर्स होती हैं। तो पावर की बात की जाए तो मान लीजिए जैसे ना आपके देश में कोई भी पार्टी जो है वो बहुमत में नहीं आई है, यानी कि मान लो एक पार्टी के पास में 231 सीट्स है, एक के पास में 233 सीट लगा लो, तो आसपास का आंकड़ा है, दोनों में से कोई भी क्या नहीं, बहुमत में नहीं है। पर एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, बहुमत में सरकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए ये तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि ये दोनों में से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इनके पास में ये पावर है कि ये 231 वाले को भी इनवाइट कर सकते हैं और 233 वाले को इनवाइट नहीं कर सकते सरकार बनाने के लिए। तो ये पावर किसको दी गई है, आपके राष्ट्रपति को दी गई है। ऐसे ही आपके स्टेट में ये पावर राज्यपाल के पास में भी होती है, तो ये बात याद रखनी है। तो किसी भी पार्टी जब लोकसभा में बहुमत में नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, किसी एक पार्टी को अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर क्या बनाएं, सरकार बनाएं। मृत्यु होने पर मान लीजिए आपके देश में जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, उस समय में पीएम की नियुक्ति कर सकते हैं। ये इनके पास में पावर्स होती हैं। तो इनकी पावर्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इनकी इमरजेंसीज पावर के बारे में, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इनकी वीटो पावर के बारे में। कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो आपका इसमें से रहेगा नहीं। जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं, इमरजेंसी पावर्स होती हैं, वो आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिया गया है, ठीक है। 352 में क्या आता है, जैसे संविधान के आर्टिकल 352 में लिखा गया है, आपके यहाँ पर कोई युद्ध हो जाता है, कोई बाहर से आक्रमण कर देता है, साथ साथ कोई सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाती है। ये ना सशस्त्र विद्रोह पहले आपके यहाँ पर नहीं था संविधान में, इसकी जगह आपके संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया 1975 में, तब आपके यहाँ पर जो आंतरिक अशांति शब्द है उसको क्या कर दिया गया, हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर क्या ऐड कर दिया, सशस्त्र विद्रोह ऐड कर दिया, ठीक है। तो मोरारजी देसाई की सरकार में ऐड हुआ है। तो ऐसी स्थिति होती है देश में, तो या तो किसी एक भाग में, मान लीजिए किसी एक भाग में ऐसी स्थिति हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसी एक पार्ट में क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, या चाहें तो पूरे के पूरे इंडिया में भी क्या लगा सकते हैं, ये आपातकाल लगा सकते हैं। पहले 6 महीने के लिए लगेगा, फिर बाद में ये अनंत काल के लिए लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान है, संसद के 2/3 बहुमत होना चाहिए इसके लिए, तभी आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो में मैंने इसका जो आपातकाल है ना बहुत अच्छे से सारा का सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपका मन करे तो देख सकते हैं, मिल जाएगी। इसके बाद है आर्टिकल 356 में क्या है, राज्य में अगर प्रशासन, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी स्टेट है जहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या उस स्टेट में ऐसे कुछ दंगे हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, वहाँ की सरकार को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है उस स्टेट में।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक रह सकता है, 2 साल तक, 3 साल तक रह सकता है। पहले 2 महीने के लिए रहेगा, फिर 6 मंथ के लिए, फिर इसे हम 3 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रख लेनी है। 356 कहाँ पर लगता है, राज्यों में लगता है, अलग अलग राज्यों में लगेगा जहाँ पर सरकारें अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद है आर्टिकल 360 जो है इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, यानी कि ये हमारे देश में ना आज तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल जो है ये तब लगता है जब आपके देश में कोई भी पैसे का संकट आ जाए। ठीक है, कोरोना के समय में इसका ऐसी नीड लग रही थी कि ना देश में जो वित्तीय आपातकाल है उसे लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो है ना इसको कैंसिल कर दिया गया, नहीं लगाया गया। आज तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं 352 की। जो आपका आर्टिकल 352 मैंने आपको पढ़ाया है, जो सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति हो जाती है, बाहर से कोई आक्रमण कर देता है तो ऐसी स्थिति में लग सकता है। तो अब तक आपके 3 बार लगा है। कितनी बार, 3 टाइम्स लगा है। इसमें एक 1962 में लगा था, फिर 1971 एंड देन 1975। ठीक है, इनमें क्या लगा है आपके यहाँ पर, आपातकाल लगा है। 1962 में ये किसके कब लगा यहाँ पर, ये जब चाइना ने हमारे साथ में युद्ध किया था तब 1962 में हमारे देश में लगा है। 1971 में हमारा जो पाकिस्तान है इसके साथ में युद्ध हो गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति कहकर हमारे देश में आपातकाल लगवा दिया। तो 1962 में जब आपके यहाँ आपातकाल लगा तब राधाकृष्णन जी आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1971 में वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। आपको पता होगा कि इमरजेंसी लगाने के कुछ समय बाद ही फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वीटो पावर्स के बारे में। वैसे तो मैंने आपको ये कल पढ़ा दिया था वीटो पावर्स के बारे में, स्टैटिक जीके में पढ़ाया था मैंने, परसों की क्लास में था शायद, जब मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने अब दोबारा से इसको ऐड कर दिया है ताकि आप इसको रिवाइज कर सके। यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है और पॉकेट वीटो होती है। तो प्रेसिडेंट के पास में 3 पावर हैं, वीटो पावर। ठीक है, इसके तहत इन्हें कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे एब्सोल्यूट वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ तब किया जाएगा जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं और अपने पास उसे सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, ना तो हाँ करेंगे ना करेंगे। एब्सोल्यूट वीटो क्या होगी, अपनी अनुमति नहीं देंगे। तो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट वीटो होती है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसके साथ साथ वेंकट रमन ने इसका यूज़ किया था। इसके बाद है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होगी, पुनर्विचार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोबारा क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति जी ने क्या कह दिया कि आप इस पर क्या करें, राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन नहीं किए और उसे क्या कह दिया कि आप इस पर एक बार दोबारा से विचार कर लीजिए, तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय में लगाई गई थी। एपीजे जी ने इसको यूज़ किया था। इसके बाद है जेबी वीटो। जेबी वीटो को हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। ये अनिश्चित काल के लिए लगती है, यानी कि एक बार अगर पॉकेट में इस वीटो का उन्होंने यूज़ कर लिया किसी विधेयक के लिए तो ये पूरी जिंदगी इसको कोई नहीं वो कर सकता है। ठीक है, तो पूरी लाइफ नहीं इसका यूज़ किया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए होती है। ज्ञानी जैल सिंह जी ने भारतीय डाक के मामले में इसका यूज़ किया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारे के सारे आपको इस क्लास में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपके लिए ज़रूरी रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं थी आज की क्लास, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, छोटी सी क्लास है। ठीक है, बट आपके लिए हेल्पफुल है ताकि आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में उपराष्ट्रपति जी के टॉपिक के साथ में। साथ साथ अगर ज़्यादा मतलब उनके बारे में बहुत कम हुआ ना तो मैं और भी उसमें टॉपिक्स ऐड कर दूंगी ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम अगस्त से स्टार्ट कर देंगे हमारी हिस्ट्री का टॉपिक। इसके बाद जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं पढ़ा दूंगी। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ा दूंगी। जैसे एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर सारे पढ़ा दूंगी जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसी तरीके से नोट्स पर लिख कर जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे वो सारे आपको पढ़ा दूंगी ताकि आप उसमें मतलब आपको पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।